बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस लेक्चर में हम कन्वर्जेंस ऑफ द कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने एग्जांपल की थी उसके अंदर हमने ये किया था कि हमारे पास एक स्क्वायर वेव थी और इस स्क्वायर वेव के जो फोरियर सीरीज़ के कोफिशेंट्स हैं वो हमने फाइंड किए थे यूजिंग द एनालिसिस इक्वेशन। और जो आपकी फोरियर सीरीज़ की थ्योरी है वो ये कहती है कि जब हम ये कोफिशेंट्स फाइंड कर लेते हैं और इन कोफिशेंट्स को हम इनके रिस्पेक्टेड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करें और फिर इन सारी टर्म्स को सम कर लें तो हम ओरिजिनल सिग्नल को अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका ओरिजिनल सिग्नल जो है वो स्क्वायर वेव है और इसके अंदर डिसकॉन्टीन्यूटीज़ भी हैं, जैसे इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि सिग्नल में डिसकॉन्टीन्यूटीज़ भी हैं क्योंकि वैल्यू जो है 1 और 0, इधर वैल्यू 1 थी और इधर 0 हो गई। तो जब हमने इसके कोफिशेंट्स फाइंड किए और इस सिग्नल को जब हमने इस फॉर्म में लिख दिया एज दी सिंथेसिस इक्वेशन, तो जो रिजल्टिंग सिग्नल है वो एक्चुअली ओरिजिनल जो आपका सिग्नल था एक्स ऑफ टी जो कि स्क्वायर वेव था उसको अप्रॉक्सीमेट कर रहा है। और इसी अप्रॉक्सीमेशन को शो करने के लिए हमने एक्स ऑफ टी के ऊपर हैट डाल दिया। सो एक्स हैट ऑफ टी इज द अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल दैट वी हैव ऑब्टेन्ड यूजिंग द सिंथेसिस इक्वेशन आफ्टर फाइंडिंग द कोफिशिएंट्स। तो ये अब एक जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होता है जैसे ई जे के ओमेगा नॉट टी है, अगर मैं इस पे यूलर्स आइडेंटिटी लगाऊं तो ई जे के ओमेगा नॉट टी जो है ये इक्वल होता है कॉज ऑफ के ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन के ओमेगा नॉट टी के बराबर। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है सिंथेसिस इक्वेशन, इट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ द कोसाइंस एंड साइंस वेटेड बाय देयर बाय द रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय द रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये आपकी एक जो स्क्वायर वेव है जिसके अंदर डिसकॉन्टीन्यूटीज भी हैं उसको आप अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं एज द सम ऑफ कोसाइंस एंड साइंस। तो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो दोनों के दरमियान एरर है, फॉर एग्जांपल जो ओरिजिनल सिग्नल है और जो आपका अप्रॉक्सीमेटेड सिग्नल है, अगर इनके दरमियान आपने एरर को निकालना है तो वो एरर आप कैसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं? वो एरर आप ऐसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि अगर आपका ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी है और जो आपका अप्रॉक्सीमेशन है सिग्नल की वो एक्स हैट ऑफ टी है, यानी ये वाली जो सिंथेसिस इक्वेशन के ज़रिए आपने फाइंड की अप्रॉक्सीमेशन, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? एरर के बराबर। और अगर मैं इस डिफरेंस का या इस एरर का स्क्वायर ले लूँ तो एरर की पावर आ जाएगी और इस एरर को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ ओवर अ पीरियड, क्योंकि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, तो मेरे पास अगर ज़ीरो आंसर आता है इसका मतलब है कि जो अप्रॉक्सीमेट सिग्नल है वो एक्चुअल सिग्नल एक्स ऑफ टी को बहुत अच्छे तरीके से अप्रॉक्सीमेट कर रहा है। लेकिन इसी दौरान एक जो अहम क्वेश्चन राइज होता है वो क्वेश्चन होता है कन्वर्जेंस का, क्योंकि अगर एक्स बार एक्स हैट टी जो है वो कन्वर्ज नहीं हो रहा, जैसे फॉर एग्जांपल जो कोफिशेंट्स आपने फाइंड किए उनमें से कोई कोफिशेंट जो है वो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है या उसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं होती, या ये जो फोरियर रिप्रेजेंटेशन में जो आपके की सम बन रहा है डिफरेंट टर्म्स का, ये टोटल सम जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इन सब सूरतों में आपका जो एक्स हैट ऑफ टी है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा टूवर्ड्स द वैल्यू एक्स ऑफ टी। तो उस सूरत में ये चांसेस कि ये एरर जो है ये ज़ीरो हो जाए या ज़ीरो के बिल्कुल करीब हो जाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए जो कन्वर्जेंस है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किन सिग्नल्स के लिए या किन एक्स ऑफ टी के लिए जो आपका एक्स हैट ऑफ टी है वो कन्वर्ज करेगा या ये कन्वर्ज नहीं करेगा। तो इसलिए हम कन्वर्जेंस के क्वेश्चन को इधर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होती है या जो आपकी सिंथेसिस इक्वेशन होती है, दिस इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज। और यानी ये जो आपकी इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं उनका आप
सम ले रहे होते हैं। और वो क्या कंडीशंस होंगी जिसमें ये सम कन्वर्ज करके जो आपके ओरिजिनल एक्स ऑफ टी बन जाए, यानी जो आपकी एक्स हैट ऑफ टी है ये कन्वर्ज कर जाए एक्स टी की तरफ। इसकी क्या कंडीशन होती है? उसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो सम है ये बाउंडेड होना चाहिए, यानी ये इन्फिनिटी से कम होना चाहिए। और उसके अलावा अगर ऐसा हो कि आप अपने सिग्नल का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लें, यानी उसकी पावर निकाल लें और फिर उसे इंटीग्रेट कर दें एक पीरियड पे, और जो रिज़ल्ट आपका आए अगर वो इन्फिनिटी से कम है, तो इस सूरत में आपका जो सिग्नल है वो बेसिकली, जो आपका फोरियर सीरीज़ है वो बेसिकली कन्वर्ज कर रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर आपका एक पीरियोडिक सिग्नल है एक्स ऑफ टी और उसकी जो है पावर ओवर दैट पीरियड फाइनाइट है और उसकी एनर्जी भी ओवर दैट पीरियड फाइनाइट है, यानी एक पीरियड के ऊपर उसकी एनर्जी और पावर दोनों फाइनाइट हैं, तो उस सूरत में वो आपका जो है इनका जो इसकी फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है और उसमें जो सम है वो भी कन्वर्ज कर जाएगा। और जो आपके ज़्यादातर सिग्नल्स होते हैं जो कि लेबॉर्ट्री में जनरेट किए जाते हैं वो इसी तरह के सिग्नल होते हैं कि जिनकी एक साइकिल के ऊपर जो पावर और एनर्जी होती है वो फाइनाइट होती है। तो अगर एक्स ऑफ टी एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल है, यानी उसमें कोई डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है, वो पीरियोडिक है, तो उस सूरत में आपका जो उसकी फोरियर सीरीज बनेगी या उसकी जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी एक्स हैट ऑफ टी, वो ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी के बराबर होगा जब हम उसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम ले रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो सिग्नल एक्स ऑफ टी जिसका आप फोरियर सीरीज़ फाइंड कर रहे हैं वो सिग्नल कॉन्टीन्यूस हो, वो सिग्नल डिसकॉन्टीन्यूस भी हो सकता है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था दरिशलेट। उस साइंटिस्ट ने कुछ कंडीशंस डिराइव की कि वो क्या कंडीशंस हैं जिसके अंदर एक सिग्नल का फोरियर सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करता है, बेशक उसके अंदर डिसकॉन्टीन्यूटीज़ भी हों। तो उसने 3 कंडीशन डिफ़ाइन की। जो पहली कंडीशन उसने डिफ़ाइन की वो ये थी कि एक्स ऑफ टी यानी जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको परफेक्टली इंटीग्रेबल होना चाहिए और उसकी वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट से कम होनी चाहिए। लेकिन बाज़ कंडीशंस के अंदर सिग्नल इंटीग्रेबल नहीं भी होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिग्नल ले रहे हैं एक्स ऑफ टी जो 1/t के बराबर है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड है, उसके बाद वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर रहा है। तो इधर हम देख सकते हैं कि 0 से 1 के दरमियान 0 के करीब 1/t की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। तो चूंकि इधर सिग्नल की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है और इसको अगर इस सिग्नल को अगर हम इंटीग्रेट करें तो जो रिजल्ट है वो इन्फिनिटी आएगा। तो ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस सिग्नल का जो फोरियर सीरीज़ है वो कन्वर्ज नहीं करेगा। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि एक सिग्नल का जो पीरियड होता है या एक फाइनाइट या उस सिग्नल के अंदर कोई भी फाइनाइट टाइम इंटरवल होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर उसके जो मैक्सिमा और मिनिमास जो होते हैं वो इनफाइनाइट हो। मैक्सिमा क्या होता है? मैक्सिमा ये होता है कि एक सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमा क्या होता है? एक सिग्नल की मिनिमम वैल्यू। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल ये एक सिग्नल है जो कि साइन 2π/t के बराबर है और 1 सेकंड के बाद ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इससे 1 सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं कि शुरू के अंदर इसके अंदर जो मैक्सिमा और मिनिमास हैं वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हैं और उसके बाद वो मैक्सिमा और मिनिमास कम होते चले जाते हैं। तो चूंकि इसमें मैक्सिमा और मिनिमास इस सिग्नल के इनफाइनाइट हैं, तो इसलिए इस सिग्नल की अगर आप फोरियर सीरीज़ फाइंड करेंगे तो वो कन्वर्ज नहीं करेगी। तीसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के अंदर एक जो सिग्नल है उसमें जो नंबर ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटीज़ होती हैं वो भी फाइनाइट होनी चाहिए, वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। और इनफाइनाइट होने की क्या एग्जांपल हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सिग्नल है जो कि 8 सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है
और इस सिग्नल के अंदर होता ये है कि जो इस सिग्नल का हाफ टाइम है उसके बाद उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इस सिग्नल का टोटल पीरियड है वो 8 सेकंड है और इसका हाफ जो है वो 4 सेकंड है। 4 सेकंड के बाद इस सिग्नल की वैल्यू 1 से कम होके 1/2 रह गई, यानी यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आ गई। अब यहाँ पे सिग्नल जो है उसका टाइम 4 है, तो 4 और 8 के दरमियान 4 सेकंड रह गए, तो 2 सेकंड के बाद दोबारा इस सिग्नल की वैल्यू हाफ हो रही है। अब यहाँ से 8 के दरमियान 2 सेकंड रह गए और 1 सेकंड के बाद इस सिग्नल की वैल्यू दोबारा हाफ हो गई, उसके बाद 0.5 सेकंड के बाद इस सिग्नल की वैल्यू हाफ हो गई। तो ये जो हाफ होने का अमल है ये तेज़ होता जा रहा है, क्योंकि वो जो टाइम जिसमें ये हाफ हो रहा है वो कम से कम होता जा रहा है। तो इस तरह इस सिग्नल के अंदर जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं वो फाइनाइट नहीं रही और उसकी वजह से जो इस सिग्नल का फोरियर सीरीज़ होगा वो कन्वर्ज नहीं करेगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो कि बड़ी रिगरस किस्म की हैं, और अगर कोई सिग्नल इन 3 कंडीशंस में पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो सिग्नल कन्वर्ज कर जाएगा। अब ये जो कंडीशंस हैं जिनको आप डिरिचलेट कंडीशंस कहते हैं, जो ज़्यादातर रियल वर्ल्ड्स के सिग्नल्स होते हैं वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर जो रियल वर्ल्ड के अंदर सिग्नल्स पाए जाते हैं उन और जो पीरियोडिक होते हैं उनका फोरियर सीरीज़ एग्जिस्ट करता है। अब उसके बाद हम आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ पे फोरियर सीरीज़ की। अगर हम फोरियर सीरीज़ को ट्रंकेट कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वही सिंथेसिस इक्वेशन है जो कि आप पहले देख चुके हैं, जिसमें एक सिग्नल को रिप्रेजेंट किया है एज अ फोरियर सम ऑफ दी वेटेड एक्सपोनेंशियल्स। लेकिन इसमें जो एक काम हमने ये किया है वो ये किया है कि बजाय इसके कि हम k इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लें, हमने k की एक फाइनाइट वैल्यू ली है। यानी माइनस एन से माइनस कैपिटल एन से n तक हमने k की वैल्यू ली है, और n कैपिटल N की वैल्यू जो है वो हम वेरी कर रहे हैं। तो उससे जो आपकी सिग्नल की अप्रॉक्सीमेशन है, यानी ये एक्चुअली जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर रहे हैं आप ओरिजिनल सिग्नल x ऑफ t की। तो अगर आप k की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी नहीं कर रहे बल्कि k की एक फाइनाइट वैल्यू रखते हैं, तो उससे अप्रॉक्सीमेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमने कैपिटल K की वैल्यू कैपिटल N की वैल्यू 1 ली हुई है, यानी इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन को खोलूँ तो इसमें मैं जो जा रहा हूँ वो सिंपली जा रहा हूँ यानी मैं सिर्फ जो है वो फर्स्ट जो सिग्नल का फर्स्ट हार्मोनिक है उसको मैं देख रहा हूँ, या जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो साइनोसाइड है उसको मैं देख रहा हूँ इन दिस फोरियर सीरीज़, और मैं इनका सम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर k की वैल्यू मैं कैपिटल N1 के तौर पे रखता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा ओरिजिनल सिग्नल था जो कि एक स्क्वायर वेव है। तो इसकी अप्रॉक्सीमेशन जो बनी है वो इस तरह की एक साइनोसाइडल वेव बनी है। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 3 तक जाता हूँ, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो सम है इसमें ई जे ओमेगा नॉट, E2 जे ओमेगा नॉट, E3 जे ओमेगा नॉट की वैल्यूज़ भी आती हैं, और E माइनस J2 ओमेगा नॉट और E रेज टू द पावर माइनस G3 ओमेगा नॉट की वैल्यूज़ भी ले रहा हूँ। तो इधर मैं देख सकता हूँ कि ये जो अप्रॉक्सीमेशन है एक्स एन टी की, या ये ज़्यादा एक्यूरेट होती जा रही है ओरिजिनल स्क्वायर वेव से। अगर एन कैपिटल एन की वैल्यू मैं 7 कर देता हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेशन और बेहतर हो जाती है, और n इज़ इक्वल टू 79 के लिए ये अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही बेहतर हो जाती है। अच्छा, अब जब हम ये अप्रॉक्सीमेशन देख रहे हैं तो यार इधर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी आप देख सकते हैं। पहली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो आपका फोरियर सीरीज़ होता है, जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल n इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर जाते हैं, या तो
आपका जो फोरियर अप्रॉक्सीमेशन है वो एक्स ऑफ टी के साथ एग्जैक्ट हो जाता है। लेकिन जो पॉइंट ऑफ जो पॉइंट होता है डिसकॉन्टिन्यूटी का, यानी एक जो आप जब आप फोरियर सीरीज फाइंड करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी होते हैं, यानी जो आपके ये वाले पॉइंट्स हैं, जब आप एन की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं तो आपका जो एक्स एन ऑफ टी है वो एक्स ऑफ टी के बराबर होता चला जाता है जब आप एन की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन जो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होते हैं, उधर आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट्स पे जो आपकी फोरियर सीरीज की वजह से की रिप्रेजेंटेशन से जो सिग्नल बना है वो एक्चुअल सिग्नल के हाफ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो फोरियर सीरीज़ के रिप्रेजेंटेशन से जो आपका सिग्नल बना है वो एक्चुअल सिग्नल के हाफ है। यहाँ भी ये ट्रू है, यहाँ भी ये ट्रू है, और यहाँ भी ये ट्रू है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटीज़ होते हैं उधर जो आपका फोरियर सीरीज़ होती है वो एक्चुअल सिग्नल के करीब, बहुत करीब पहुंच जाता है, या उसको एग्जैक्टली भी अप्रॉक्सीमेट करना लग जाता है जब एन को आप इन्फिनिटी कर देते हैं। लेकिन जो आपके वो पॉइंट्स होते हैं जो कि डिसकॉन्टिन्यूटी होते हैं, तो उधर जो है उन दोनों पॉइंट्स का एवरेज जो है उसको रिप्रेजेंट करता है आपका जो फोरियर सीरीज की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये तो हो गई बात कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट्स की। उसके अलावा एक फिनोमेना होता है जिसको आप गिब्स फिनोमेना कहते हैं। और गिब्स फिनोमेना ये कहता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं एक्चुअल स्क्वायर वेव की यूजिंग कैपिटल एन इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आपके रिपल्स बन रहे हैं, और इधर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपका रिपल बन रहा है। अब जब आपने कैपिटल एन की वैल्यू 7 ली तो उस सूरत में भी आप देख सकते हैं कि ये रिपल्स बन रहे हैं। जब आपने n इज इक्वल टू 19 पे गए तो आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे, यानी जो आपका सिग्नल है जो कि डिसकॉन्टिन्यूटी से दूर है, यहाँ पे जो रिपल्स हैं आपके वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन और आपके रिपल्स जो हैं कन्वर्ज करने शुरू हो गए हैं जो आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी है उसकी तरफ। लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड है इन रिपल्स का, यानी जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है इन रिपल्स का, या दूसरे लफ्ज़ों में जो इन रिपल्स का ओवरशूट है, वो चेंज नहीं हो रहा, बल्कि हो ये रहा है कि जब आप कैपिटल एन इज इक्वल टू 79 पे जाएंगे तब ये रिपल्स डिसकॉन्टिन्यूटी के बहुत करीब आ जाएंगे, लेकिन इनका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है या ओवरशूट है वो सेम रहता है। जबकि जो डिसकॉन्टिन्यूटी से दूर पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये रिपल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको हम गिब्स फिनोमेना कहते हैं। तो जैसे जैसे हम कैपिटल एन को बढ़ाते जाते हैं, जो एज हैं यानी जो डिसकॉन्टिन्यूटी के करीब पॉइंट्स हैं वो शार्पर होते जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम ओवरशूट है या जो मैक्सिमम रिपल की वैल्यू है वो सेम रहती है इवन एज वी अप्रोच टू इन्फिनिटी। और इस गिब्स फिनोमेना की एक रिप्रेजेंटेशन तो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, और इसकी एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन आप इस लिंक पे जाके भी देख सकते हैं जिसमें कैपिटल एन की डिफरेंट वैल्यूज़ ली हुई हैं और दिखाया गया है कि गिब्स फिनोमेना किस तरह अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब पार्सेवाल ने एक बड़ा अहम रिलेशनशिप दिया था फॉर द कॉन्टीन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स। फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ टी आपका एक कॉन्टीन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल है और आपने इस सिग्नल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया। तो जब भी आप एक्स ऑफ टी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेते हैं तो सिग्नल की पावर आ जाती है, ये हम पहले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। और जब आप पावर को इंटीग्रेट करते हैं तो सिग्नल की टोटल एनर्जी आ जाती है। और चूंकि आप इसको टाइम पीरियड पे, सिग्नल के टाइम पीरियड पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो आपको मिल गई जब आपने इंटीग्रेशन की। और जब आप उसको टी पे डिवाइड कर रहे हैं या टाइम पीरियड पे डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एनर्जी ओवर टाइम पावर होती है। तो जब टोटल एनर्जी को, जो कि एक पीरियड पे है, उस पीरियड के टाइम पे आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास सिग्नल की एवरेज
पावर आ जाएगी। तो ये एक तरीका है सिग्नल की एवरेज पावर फाइंड करने का। लेकिन एक और तरीका भी है कि आप एक सिग्नल का फोरियर सीरीज ले लें और फोरियर सीरीज लेके उस सिग्नल के कोफिशेंट्स निकालें, जो इनफाइनाइट कोफिशेंट्स उसके आते हैं। अब अगर आप उन कोफिशेंट्स का स्क्वायर ले लें और उन सारे कोफिशेंट्स को सम कर दें, तो उस सूरत में भी आपके पास जो आपका कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल है उसकी एवरेज पावर जो है वो निकल आएगी ओवर अ वन पीरियड ऑफ दैट सिग्नल।